नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आज बात करेंगे स्वात की उस जंग की जो कभी खत्म ही नहीं हुई। कबल धमाके ने पाकिस्तान का एक झूठ बेनकाब किया है। लेखिका लॉरेन डागन आमोस के लेख पे आज बात करेंगे जो फेयर ऑब्जर्वर पे प्रकाशित हुआ है। तो पाकिस्तान बार बार दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने आतंकवाद को हरा दिया है, लेकिन स्वात घाटी में हुआ एक धमाका इस दावे की पोल खोलता है। पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। भारत के लिए कहानी सिर्फ पड़ोसी मुल्क की खबर नहीं है, ये इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान की सरजमी आज भी वही आतंकी फैक्ट्री बनी हुई है जिसकी आंच बार बार सीमा पार भी महसूस होती रही है। तो अगर कहानी सिलसिलेवार समझें तो पहले उस धमाके को जानना जरूरी है जिसने पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। 2 अगस्त 2026 को स्वात घाटी के कबल इलाके में एक आत्मघाती हमलावर पुलिस थाने के गेट तक पहुंचता है। ठीक उसी वक्त पास के चौक में उग्रवाद के खिलाफ एक बड़ा जन प्रदर्शन चल रहा होता है। अगले ही पल एक धमाका सब कुछ हिला देता है। मरने वालों की संख्या 17 पहुंच जाती है, 7 पुलिस वाले और 10 आम नागरिक, और 34 से ज्यादा लोग यहाँ घायल होते हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी अधिकारी पहले ही दिन कई बार आंकड़े बदलते हैं, जो ये बताता है कि इस्लामाबाद के पास अपने ही घर में हो रही घटनाओं की सही जानकारी जुटाने का कोई भरोसेमंद तंत्र या जरिया नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी फौरन जिम्मेदारी कबूल करता है और इसे पुलिस पर हमला बताता है। पाकिस्तानी जांच एजेंसियों का दावा है कि हमलावर को पुलिस ने गेट पे रोका, तभी उसने खुद को उड़ा लिया। प्रदर्शन किसने आयोजित किया? स्थानीय लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने या शांति कार्यकर्ताओं ने? यह अब तक साफ नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह हमला ठीक उस जगह हुआ जहां पाकिस्तानी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और आम जनता का उग्रवाद विरोधी गुस्सा दोनों आमने सामने। सवाल फिर उठता है, स्वात जो है एक बार फिर 2007 और 9 वाले उसी खूनी दौर की तरफ लौट रहा है जब टीटीपी ने पूरी घाटी पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। जवाब है पूरी तरह नहीं। टीटीपी आज खुलेआम अदालतें नहीं चला रहा, टैक्स नहीं वसूल रहा, कर्फ्यू नहीं लगा रहा, लेकिन असली समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पाकिस्तान ने 2009 में उग्रवादियों को सैन्य ताकत से भगा तो दिया, मगर वहाँ जो है लोकतांत्रिक और नागरिक ढांचे को कभी मजबूती से खड़ा नहीं किया। यह अधूरापन आज भी पाकिस्तान का पीछा कर रहा है। पाकिस्तान का पुराना रोग, कमजोर सरकार, मजबूत बंदूक। स्वात की बगावत की जड़ें तालिबान से भी पुरानी हैं और यहीं पाकिस्तानी स्टेट सिस्टम की असली बीमारी नजर आती है। लेखिका फेयर ऑब्जर्वर के लेख में लिखती हैं कि 1969 में जब स्वात की सियासत का पाकिस्तान में विलय हुआ तो वहां की तेज तरार पुरानी न्याय व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया, लेकिन उसकी जगह कोई मजबूत सरकारी ढांचा कभी खड़ा ही नहीं हुआ। स्वात को प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज के दायरे में डाल दिया गया, जहां आम प्रांतीय कानून और अदालतें ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। लोगों के मुकदमे वर्षों लटके रहते। मुशर्रफ के दौर के प्रशासनिक फेरबदल ने हालात को और उलझा दिया। यह पैटर्न भारत के लिए जाना पहचाना है। पाकिस्तान का ढांचा हमेशा से ऐसा ही रहा है, जहां राज्य कमजोर और बंदूक चलाने वाले गुट मजबूत होते गए। जमीन की असमानता, राजनीतिक बहिष्करण और टूटी हुई न्याय व्यवस्था ने इस्लामी चरमपंथी संगठनों के लिए जमीन तैयार की। तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी यानी TNSM ने 1994 में मालाकंद में हथियार उठा लिए। यह उस वक्त हुआ जब अफगान तालिबान ने अभी काबुल पर कब्जा भी नहीं किया था। जब 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया तो उसने इस स्थानीय आंदोलन को हथियार ट्रेनिंग और जिहादी विचारधारा से लैस कर दिया। मौलाना फजलुल्लाह के नेतृत्व में TNSM पूरी तरह पाकिस्तानी तालिबान बगावत में समा गया। यानी अफगान कनेक्शन ने आग को हवा दी, लेकिन चिंगारी पाकिस्तान के अपने भीतर से ही निकली थी। ठीक वैसे ही जैसे भारत लंबे समय से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बाहरी साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। और लेखिका लिखती हैं फेयर ऑब्जर्वर के इस लेख में कि 2007 से 2009 के बीच पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन राह हक के दौरान जो है वो 3 दौर चलाए थे, लेकिन उग्रवादी बार बार लौटते रहे। फरवरी 2009 में स्वात शांति समझौता हुआ। अप्रैल में निज़ाम अदल विनियमन के तहत मालाकंद में शरीयत कानून लागू हुआ, लेकिन उग्रवादियों ने इसका फायदा उठाकर अपना दायरा और फैला लिया और समझौता चंद हफ्तों में ही धराशायी हो गया।
मई 2009 में सेना ने ऑपरेशन रास्त शुरू किया, लेकिन इस बार नतीजा आया, उग्रवादियों का जो है वो खुला कब्जा टूटा, लेकिन इसकी कीमत भयानक रही। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उस साल उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में करीब 27 लाख लोग बेघर हुए। पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक ये फैसला रहा। फौज ने मैदान तो जीत लिए, लेकिन सत्ता नागरिक प्रशासन को सौंपने में उसे पूरे 9 साल और लग गए। औपचारिक तौर पर यह अक्टूबर 2018 में हुआ, यानी क्लियर होल्ड बिल्ड के मशहूर फॉर्मूले में पाकिस्तान सिर्फ पहले 2 हिस्सों साफ करना और कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहा। वो एक अहम हिस्सा बिल्ड यानी असली नागरिक व्यवस्था खड़ी करने में आज तक अधूरा है। सेना की जीत ने सिर्फ एक मौका दिया था, गारंटी नहीं। तो लेखिका इस लेख में लिखती हैं कि आज टीटीपी की रणनीति 2007 से 2009 वाली नहीं रही। अब वह इलाके पर खुला कब्जा नहीं जमाता, बल्कि पुलिस पर हमले, चुन चुनकर हत्याएं और डर फैलाने का खेल खेलता है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो राज्य के साथ खड़े दिखते हैं। मकसद साफ है, सहयोग करने की कीमत इतनी बढ़ा दो कि आम आदमी सरकार का साथ देने से पहले 10 बार सोचे। और आंकड़े इस खौफ की तस्दीक करते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ये कहती है कि सिर्फ जुलाई 2026 में सरकार समर्थक शांति समितियों के 19 सदस्य मारे गए। पिछले 10 साल का यह सबसे ऊंचा आंकड़ा है। साल के पहले 7 महीनों में यह संख्या 32 तक पहुंची। जुलाई में 112 सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया उसने 401 उग्रवादी मारे। यही पाकिस्तान का असली दोगलापन उजागर होता है। भारी संख्या में उग्रवादियों को मार गिराने के दावे सिर्फ यह दिखाते हैं कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां जो है वो कितनी सक्रिय है। 2024 में जैसे आजम इस्तेहकाम अभियान शुरू किया था, इन सबसे साबित नहीं होता कि उग्रवाद कमजोर पड़ रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ये कह रही है कि जुलाई की दूसरी तिमाही में खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा से जुड़ी मौतें 475 तक पहुंची, पिछली तिमाही से 53% ज्यादा। यानी आतंकी मार गिराए के दावों के बीच भी जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो कबल का ये जो धमाका है, इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। टीटीपी ने भले ही इसे पुलिस पर हमला बताया हो, लेकिन धमाके का समय और जगह ऐसी थी कि उसका असर सीधे उन नागरिकों तक भी पहुंचा जो सरेआम उग्रवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। ये किसी नई रणनीति का सबूत नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सुरक्षा बलों पर हमले अब उनके आसपास खड़े आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। और अफगानिस्तान वाला वही पुराना पाकिस्तानी पैतरा 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी के बाद से इस्लामाबाद लगातार आरोप लगाता रहा है कि काबुल टीटीपी को पनाह दे रहा है। तालिबान सरकार हर बार इससे इनकार करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान खुद दशकों से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने से इनकार करता है। भारत के लिए यह विडंबना किसी से छिपी नहीं है। जो देश खुद नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में आतंकवाद फैलाने का इल्जाम झेलता रहा है, आज वही अपने पड़ोसी पर वैसा ही आरोप लगाकर पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी रिपोर्टों में भी टीटीपी को अफगान जमीन से सक्रिय सबसे बड़े गुटों में गिना गया है, जिसे वहां घूमने फिरने और मदद जुटाने की काफी आजादी हासिल है। हालांकि इन रिपोर्ट में शामिल जानकारी का एक हिस्सा खुद पाकिस्तान जैसे सदस्यों से ही आता है, इसलिए इन्हें पूरी सावधानी से परखना जरूरी है। फिर भी टीटीपी की अफगान मौजूदगी को अब सिर्फ इस्लामाबाद के आरोप बनाम काबुल के इनकार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। 2025 के आखिर तक ये टकराव सीधी जंग में बदल गया है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमले किए, कथित तौर पर टीटीपी नेतृत्व को निशाना बनाते हुए। इसके बाद सीमा पर झड़पें हुई, टूटते युद्ध विराम और लगातार हमले होते रहे। 2026 की फरवरी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू करते हुए अफगानिस्तान के भीतर अपने हमले और तेज किए। 16 मार्च को काबुल पर एक पाकिस्तानी हमले में भारी नागरिक जनहानि हुई। अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने इसमें 140 से ज्यादा मौतें दर्ज की। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अक्सर भारत को सीमा पार हवाई कार्रवाई पर उपदेश देता रहता है, वहीं आज खुद अफगानिस्तान के भीतर घुसकर बमबारी कर रहा है और वहां नागरिकों की जान भी जा रही है। पाकिस्तान की वो जंग जो अभी भी अधूरी है। कबल का धमाका यह साबित नहीं करता कि स्वात में तालिबानी राज लौट आया है। खुली अदालतें, टैक्स वसूलने की चौकियां या कर्फ्यू, इनमें से कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन जो नजर आता है वह उतना ही खतरनाक है।
टीटीपी के क्षेत्रीय कब्जे को तोड़े हुए 15 साल बीत चुके हैं और पाकिस्तानी राज्य आज भी अपने ही सुरक्षा कर्मियों और उग्रवाद विरोधी आम नागरिकों की जान बचाने के लिए जूझ रहा है। असली चुनौती अब सिर्फ जमीन को उग्रवादियों से खाली कराना नहीं रह गई। असली चुनौती है जनता का भरोसा कायम रखना। तब भी जब सरकार का साथ देना उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल देता है। पाकिस्तान ने 2009 में स्वात की जंग जीत ली थी, लेकिन उस जीत को टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी नागरिक ढांचा वो खड़ा ही नहीं कर पाया। भारत के नजरिए से देखें तो यही कहानी बार बार दोहराती है। पाकिस्तानी चाहे जितने ऑपरेशन चला ले, जब तक वह अपने ही घर में सुशासन और भरोसे की नींव मजबूत नहीं करता, तब तक आतंकवाद की आग सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी लपटें सरहद पार भी पहुंचती हैं। तालिबान की वापसी सुर्खी भले आसान लगे, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान की अपनी यह अधूरी जंग, जिसे कबल के धमाके ने एक बार फिर से बेनकाब किया है। यह लेख फेयर ऑब्जर्वर के लिए लॉरेन डागस ने लिखा है और इसे आप मूल रूप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।